हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और अपडेट्स बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि फर्स्ट अपडेट है एंड्रू जैक्ट की। और एंड्रू मैन कंसीडरिंग ये उनका ऑफ सीजन अभी इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं लिया है, अभी वो इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसे हैं, बहुत लंबा टाइम इनको ऑफ सीजन में नहीं हुआ है। उसके बाद भी जिस तरह की ये क्लिप्स आ रही हैं एंड्रू जैक्ट की, हम कह सकते हैं गाइस कि ऑफ सीजन बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज मसल फुलनेस जो इनको रिक्वायर्ड थी, इनके फ्रेम पर जो कम लगती थी वो अब एडिड लग रही है। साइड पोज में स्पेशली जो थिकनेस हमें पता लगती थी कि इनके फ्रेम थोड़ा सा लैग करता है, वो अब हमें थोड़ी सी विजिबल लग रही है। तो वही चीज़ है गाइस, अभी भी इतना डीप डाइव नहीं लिया है ऑफ सीजन में, अभी काफ़ी अच्छा ऑफ सीजन और हो सकता है कंसिडरिंग इनका नेक्स्ट शो गाइज जो पता लगा है वो है दुबई प्रो। यस गाइज, मैंने आपसे पहले ही बोला था बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स इस शो में कूदने वाले हैं बिकॉज देयर आर चांसेस कि सैमसन और हार्डी वहाँ पर ना उतरें क्योंकि इतने सारे शोज उन्होंने खेलनी, अब सीधे वो इंप्रूवमेंट्स पर ही ध्यान देंगे। लेकिन अगर वो उतरे नहीं तो इनमें से कोई भी एथलीट शो जीत सकता है और $100,000 गाइज, मतलब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन सब लोगों का वेट कर रही होगी। और अगर सेकंड थर्ड आ गए तब भी $20,000 $50,000 तो इन लोगों को मिल ही जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एंड्रू का जैसा रिकॉर्ड है, हमेशा हमने देखा है कि मिस्टर ओलंपिया में चलो टॉप 5 टॉप 6 आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी शो खेलते हैं तो टॉप 3 तो ईजिली क्रैक कर ही जाते हैं। तो अगर टॉप 3 भी आ गए तब भी $20,000 आई थिंक इनका वेट कर रहे होंगे, राइट? सो दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट गोज फॉर एंड्रू जैक्ट। बाकी एंड्रू का वहाँ पर सामना किससे होगा, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ब्रैंडन करी इज ऑल्सो कम्पीटिंग इन दुबई प्रो, वो सोच रहे हैं इस बारे में। तो मैन ब्रैंडन अगर वहाँ पर उतरते हैं तो एंड्रू के लिए दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज ब्रैंडन एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने अभी तक एंड्रू को हमेशा प्लेसिंग्स में बीट करा है। वैसे इनका सामना देखो मिस्टर ओलंपिया में ही हुआ है, लेकिन दोनों बार ब्रैंडन ने इनको बीट करा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स, और यहाँ पर भी मुझे यही होता हुआ लग रहा है। अब क्यों? क्योंकि गाइज एंड्रू अच्छा खासा ऑफ सीजन लेकर आएंगे, मसल मास ऐड करके आएंगे, इनका फ्लेम बहुत ही इंक्रेडिबल है, हम जानते हैं ये बीट कर सकते हैं। और अगर बैट करने बोलोगे ना, इस चीज़ पर बैट करी भी जा सकती है कि ये ब्रैंडन को बीट कर देंगे। लेकिन साथ में हमें ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ब्रैंडन ने इनको लास्ट ईयर जब बीट करा था, ही वॉज नॉट एट इज 100%, मतलब पी जजिंग में तो बहुत ज़्यादा डाउन आए थे, उनकी फुलनेस भी कम थी, बहुत ज़्यादा उनको स्टमक इशूज़ थे। उसके बाद भी जब आप 100% ना होते हुए भी किसी को बीट कर दो तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और यही चीज़ एंड्रू के साथ हुई लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में। तो हु इज़ टू से कि ब्रैंडन अगर इम्प्रूव आ जाते हैं, पूरा 100% आ जाते हैं या फिर 90% भी आते हैं, इनको स्टमक इशूज़ वगैरह नहीं होते, तो ये एंड्रू को बीट नहीं कर पाएंगे। वैसे इस चीज़ को तो टाइम के साथ ही पता लगेगा, बाकी न्यू अपडेट्स के साथ ही पता लगेगा, लेकिन एंड्रू इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली विजिबल। क्योंकि थोड़े से गैप से एंड्रू इतना इंप्रूव कर जाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा मिस्टर ओलंपिया से आर्नो क्लासिक तक उनकी इंप्रूवमेंट्स वर रियली बिग। उसके बाद आर्नो क्लासिक से टेक्सास प्रो तक उनकी इंप्रूवमेंट्स वर रियली बिग ओवर दियर एज वेल। बट अब तो काफ़ी अच्छा ऑफ सीजन ले रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने बोला है, और वो भी प्रो बनने के बाद इतना अच्छा टाइम ऑफ उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया होगा, और इसमें वो जो इंप्रूवमेंट्स करके आएंगे, मुझे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट है कि कैसे वो आएंगे एंड्रू जैक्ट, और उनके पास अब किस तरह का फ्रेम होगा, किस तरह की फुलनेस होगी। क्योंकि जजेस ऑलरेडी बोल ही चुके हैं गाइज, ही इज़ द मिस्टर ओलंपिया इन द मेकिंग। मतलब जिस दिन उन्होंने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, सिर्फ फुलनेस इंप्रूव कर ली, अपने लैट्स पे थोड़ा सा काम कर लिया, नो बडी इज गोइंग टू बीट हिम। कोई भी नहीं, सैमसन बैठे रह जाएंगे, डेरेक बैठे रह जाएंगे, रफाइल भी बैठे रह जाएंगे। क्योंकि आप देखो 300 पाउंड्स के आसपास ये हो रहे हैं, और इनका स्टमक कितना डाइज्ड है मैन, नो ब्लोटिंग एट ऑल। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही इंक्रेडिबल फिजिक, एस्थेटिक्स और जेनेटिक्स लेकर आएंगे दुनिया में। अभी आई थिंक 19 वीक्स बचे हैं दुबई प्रो में, सोचो द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स ही कैन ब्रिंग, किस तरह की इंप्रूवमेंट्स ये ला सकते हैं 19 वीक्स में। बहुत ही अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से इन पर फोकस कर रहे हैं, जिनको पता है एंड्रू जैक्ट इज़ मनी। यस गाइज, मतलब आपके पास 10 एथलीट होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि इस बंदे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है। तो क्रिस असितो की टीम में वही है एंड्रू जैक्ट। यस, हकीम विलियम्स इज ऑल्सो ट्रेनिंग ओवर हियर, दूसरे एथलीट्स भी हैं, लेकिन एक पता होता है कि हाँ ये सबसे अच्छा प्लेस हो सकता है। जैसे माइलोस सैमसन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और किसी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज उनको हाई होप्स थी, उनको पता था सबसे ऊपर ये प्लेस हो सकते हैं, और इनके लिए ही कंटेंडर बनना मिस्टर ओलंपिया टाइटल का सबसे ज़्यादा पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स। तो वही चीज़ हुई, और यहाँ पर भी देखो एंड्रू के साथ ज़्यादा ध्यान देने का रीज़न यही है इन लोगों का। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए, किस तरह का पैकेज ये लाते हैं। लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है सैमसन डॉटर की, जो कि फाइनली गाइज इतने बैशिंग के बाद, इतनी चीज़ों के बाद अब हैप्पी हैं। वो अब खुश हो गए हैं, यस, बट किस चीज़ से, किस चीज़ ने उनको इतना खुश कर दिया? उनको खुश करा गया इस टाइलर के रिव्यू ने। टाइलर ने जैसे आर्नो क्लासिक ओहायो का रिव्यू करा था, वैसे ही आर्नो क्लासिक यूके का रिव्यू भी करा, और यहाँ पर उन्होंने पता क्या बताया? यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि ओहायो से कंपैरेटिवली यूके में हार्डी और सैमसन के बीच में इट वाज वेरी क्लोज। आप समझ रहे हो इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है कि सैमसन भी ये शो जीत सकते थे टाइलर के अकॉर्डिंग, और जजिस के अकॉर्डिंग भी, बिकॉज टाइलर ने ये बताया कि 2 पोजेस आउट ऑफ 8 पोजेस होते हैं बॉडी बिल्डिंग के मैंडेटरी, उनमें से 2 पोजेस सैमसन ऑलरेडी जीत गए थे। तो देयर वाज 6 पोजेस,
और यही नहीं, उन 6 पोजेस में से भी 3 पोजेस ऐसे थे जो कंसीडरेबली कहीं भी जा सकते थे, जो बहुत ही डिबेटेबल थे। अब सोचो इस बारे में, अगर 8 में से 3 पोजेस वो और जीत जाते और 2 वो ऑलरेडी जीत ही चुके थे, तो सोचो कितने सारे पोज हो जाते। 5 पोजेस हो जाते और शो हो जाता सैमसन डाटा का। अगर मैं पोजेस की बात करूं जिनको डिबेटेबल बोला गया तो वो है फ्रंट डबल बाइसेप, यानी कि देखो फ्रंट डबल बाइसेप जैसा पोज जहां पर हार्डी इतने स्ट्रांग लग रहे थे, इतनी उनकी कंडीशनिंग, उनकी फुलनेस पता लग रही थी, वहां पर भी उनके एस्थेटिक्स, यानी कि सैमसन डाटा के एस्थेटिक्स, उनके बेस पर, उनकी कंडीशनिंग के बेस पर, उनकी इंप्रूवमेंट्स के बेस पर जजेस उनको प्रेफर कर सकते थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंपेरेबल पोज लग रहा था और बहुत थोड़ी सी एज रहती थी जहाँ पर सैमसन शायद ये पोज जीते नहीं होंगे। दूसरा जो पोज बताया वो था साइड ट्राइसेप। अब देखो साइड ट्राइसेप में हमने देख रखा है कि सैमसन उस तरह से अपना स्टमक टाइट नहीं रख पाते, थोड़ा सा गट उनका बाहर निकला हुआ लगता है, जबकि हार्डी पूरी तरह से सक कर लेते हैं अपने गट को, उनको कोई इशू नहीं आता, थोड़े से भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन देख लो जजेस के अकॉर्डिंग ये पोज बहुत कंपेरेबल था, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करनी है सैमसन को एंड देन सैमसन का ये पोज हो जाएगा। और तीसरा वो पोज है एब्सेंट थाइज। अब देखो एब्सेंट थाइज में भी थोड़ी सा हमें स्टमक का इशू लगता था सैमसन के साथ, प्लस कंडीशनिंग का, लेकिन जजेस को देख लो हार्डी चुपन के रेजर शार्प एब्स के सामने वो कह रहे हैं कि सैमसन फिर भी कंपेरेबल थे और ये पोज कहीं भी जा सकता था। मतलब कोई जज अगर इस पोज में सैमसन को चूज करता तो दैट वुड नॉट हैव बीन रॉन्ग। तो यही चीज़ है गाइज, आप देख लो 3 पोजेस जजेस ने ऑलरेडी बता ही दिया, बहुत क्लोज थे और 2 पोजेस सैमसन जीत चुके थे। तो अब सोचो हार्डी कितने ज़्यादा इंप्रूव करके आए हैं, स्पेशली फाइनल्स में। और जबकि जजेस ने ये भी बताया कि सैमसन फाइनल्स में और ज़्यादा इंप्रूव करके आए थे, बहुत ज़्यादा क्लोज मैचअप हो गया था इन दोनों के बीच में। इस चीज़ को जानने के बाद सैमसन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बिकॉज जिस तरह से वो डाउन हो गए थे, वो फील कर रहे थे कि अब मैं बीट कर ही नहीं सकता इन लोगों को, हार्डी को, डेरेक को। लेकिन जजेस ने उनको एक बहुत स्ट्रांग होप दे दी है। जजेस ने ये बोला कि अगर इन चीज़ों पर इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली ये हार्डी को बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स। अब सोचो गाइज, मतलब हार्डी जैसे एथलीट, हार्डी जैसे एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी बिल्डर, जो गेम जानता है तो सिर्फ कंडीशनिंग का, जो गेम जानता है तो सिर्फ हार्डवर्क, रेजिस्टेंस का, उसको अगर सैमसन से ये जजेस बीट करवाने को रेडी बैठे हैं तो हु इज टू से कि सैमसन थोड़ा सा अगर कंडीशन आ जाए, थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए तो वो हार्डी को बीट नहीं कर देंगे। मतलब जजेस ने तो इस चीज़ के ही चांसेस बताए ना। अब देखो सैमसन किसके पास जाने का सोच सकते हैं, सैमसन सोच सकते हैं क्रिस असीतो के साथ जाने का। क्रिस असीतो जो कि अकीम विलियम्स जैसा एथलीट का करियर रिवाइव कर चुके हैं, जो मतलब पूरी तरह से अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरी तरह से अपना एक तरफ से करियर रोक के बैठ गए थे। अब कुछ भी वहाँ पर बचता हुआ लग नहीं रहा था, लेकिन उनका करियर रिवाइव हो गया। उनके पास एंड्रू जैक भी हैं, तो वही है, मुझे लगता है क्रिस असीतो की टीम में अगर सैमसन डाटा जाते हैं, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू रियली इंप्रूव। कंडीशनिंग का जो गेम नहीं हो पा रहा है उनका, वो चीज़ नेल हो जाएगी, और अगर नेल हो गई वो चीज़ तो मैन आप जानते हो, आप देख रहे हो जजेस ने जैसे बोला हार्डी को बीट कर देना, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिव। लेट्स से सैमसन डाटा अशीतो के साथ मिलके अकीम जैसी कंडीशनिंग लेकर आते हैं, जैसे अकीम लेकर आए थे फाइनल्स में, स्पेशली ओहायो के। अगर वैसी कंडीशन लेकर आते हैं, एक ट्रू बैटल होगी हार्डी चुपन और सैमसन डाटा के बीच में। लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जजेस के जो इतना क्लोज बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हार्डी चुपन को वीज़ा एट द लास्ट मोमेंट मिला और इस वजह से पी जजिंग में उस तरह की फुलनेस, उस तरह की शार्पनेस नहीं ला पाए। उसके बाद भी ही वॉज एबल टू बीट सैमसन डाटा। तो अगर ये चीज़ देखें तो मैन मतलब वही है, कई सारी चीज़ें ना, इस वक्त बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा ना, हर किसी की डिफरेंट ओपिनियन आ रही है, हर कोई जज एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहा है हर किसी की फिजिक को, क्योंकि बहुत इतना कंपेटिटिव आई थिंक बहुत सालों में नहीं हुआ बॉडी बिल्डिंग। इवन प्रो शोज गाइज एक्सप्लेनेशन इस तरह के मांग रहे हैं। आप सोचो एक से एक एथलीट कंपीट करते जा रहे हैं। अब दुबई प्रो बहुत बड़ा शो होने वाला है, न्यूयॉर्क प्रो बहुत बड़ा शो होने वाला है, डिट्रॉयट प्रो में हमें दिखने वाले हैं, आनो क्लासिक ब्राज़ील का भी एक अलग ही हाइप चल रही है। तो वही है, ये तो बहुत ही अलग सीजन जा रहा है और बहुत ही अलग सीजन होने वाला है। एब्सोल्युटली नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्ट अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे। हार्डी भी वहीं पर हैं, निक भी वहीं पर हैं और सैमसन डाटा भी वहीं पर हैं। बाकी देखते हैं आपको कौन लगता है कि कौन सबसे बड़ी थ्रेट बन सकता है डायरेक्ट लंसफर्ड के लिए। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो गाइस उर्स कैल्सिंस्की इज़ फीलिंग वेरी डाउन, मतलब डाउन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी लेटेस्ट अपडेट में ये बताया कि फिजिकली एज वेल एज मेंटली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड लग रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब टायर्ड हो चुके हैं। तो अब ना वो थोड़ा सा गैप लेंगे सोशल मीडिया से, ना वो कुछ पोस्ट करेंगे, ना वो किसी को बताएंगे इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे, कुछ भी नहीं करेंगे अब वो। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए मेहनत करी है और मुझे लग रहा है अब आई नीड अ ब्रेक। उर्स बहुत लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं और टाइलर मेनियन ने उर्स कैल्सिंस्की को प्रेस करा है आनो क्लासिक यूके में। यस गाइस, टाइलर ने ये बताया कि ओहायो में, आनो क्लासिक ओहायो में मैं ब्रियॉन को जीतता हुआ देखता था उर्स के ऊपर, लेकिन यूके में मैं देखता था कि उर्स जीतेंगे ब्रियॉन से। लेकिन जजेस ने दोनों जगह रिजल्ट्स उल्टे पुल्टे कर दिए। टाइलर मेनियन वर रियली हैप्पी कि उर्स ने किस तरह की इंप्रूवमेंट्स 2 वीक के पैकेज में, 2 वीक के गैप में हमें करके दिखाई हैं। और वो तो हम भी जानते हैं मैन। टाइलर ने ये भी बताया कि अपनी बैक पर और अपने आर्म्स पर, इन दोनों चीज़ पर
उड्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अगर उनको कंटेंडर बनना है आगे जाकर, क्योंकि एक से एक एथलीट आ रहे हैं। तो वही है अपने आर्म्स को, इनके आर्म्स का साइज़ बहुत ज़्यादा कम लगता है। टाइलर ने ये बोला कि ब्रियॉन के जैसे लेग्स का साइज़ है, लेग्स का साइज़ थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन उड्स के आर्म्स का साइज़ जो कम है, अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो उड्स ज़्यादा लैग करते हैं ब्रियॉन से। तो आप सोच लो, फ्रंट डबल बाइसेप पोज के बारे में उन्होंने ये बताया कि ब्रियॉन के लेग्स यहाँ पर कम लगते हैं, लेकिन उड्स के आर्म्स इतने कम लगते हैं कि हमें ये पोज ब्रियॉन को देना पड़ता है। तो आप सोचो, अगर उसने आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ करा तभी फ़र्क पड़ेगा। उसकी ओवरऑल बॉडी बहुत इंप्रूव कर रही है, हर जगह वो इंप्रूव करते जा रहे हैं। उनकी कॉर्ड्स बहुत अच्छी हैं, उनका फ्रंट पोजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, एक आर्म्स और एक बैक में वो थिकनेस, वो डेंसिटी अभी तक नहीं पता लग रही। बैक उनकी पूरी तरह से शैलो लग रही है, और वहीं पर ये दो एस्पेक्ट हैं जहाँ पर उनको इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी। अब इस वक्त ये तो मुझे नहीं पता कि उनका वेट कैप कितना बचता है, कितनी इंप्रूवमेंट्स और वो कर सकते हैं, बट हाँ, अगर उनके पास है तो उनको ये तो ज़रूरी है करना। और इस बार तो आप देख रहे हो क्लासिक डिवीजन में सबकी ही प्लेसिंग सेकंड से लेके 6 तक चेंज होने वाली है, बिकॉज वेस्ली ऊपर आ गए। अगर वेस्ली ऊपर आ गए तो रमॉन नीचे हो जाएंगे, और अगर रमॉन फिर भी ऊपर आ गए तो रमॉन के बाद ही वेस्ली प्लेस होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उड्स नीचे, ब्रियॉन और नीचे, टेरेंस रफिन और नीचे। तो अगर उड्स को बने रहना है 4th प्लेस पर, 3rd प्लेस पर, तो मैन उसके लिए उड्स को इंप्रूवमेंट्स करके आना होगा। और आई थिंक इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं एक ऑफ सीज़न लेने जा रहा हूँ, एक ऑफ लेने जा रहा हूँ हर एक चीज़ से। अब मेरा पूरा फोकस होगा बॉडी बिल्डिंग पर। मैं सारी जो बाहर की नॉइज़ होती हैं, ये नॉइजेस, ये सब क्लोज कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, इन सबको शट डाउन कर दूंगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने फोकस पर काम कर सकूँ, अपना 100% दे पाऊँ, उतने आपको एक्सट्रीम तक पुश कर पाऊँ। और उसके बाद स्टेज पर जब आऊँ तो जजेस जो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में बोल रहे थे वही चीज़ दोबारा बोल पाए मेरे लिए। बाकी गाइज नेक्स्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की, और हंटर की ये अपडेट आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, बिकॉज हंटर ने एक कंपैरिजन खुद ही पोस्ट करा है। तो लेफ्ट पिक में 10 वीक्स आउट हंटर लब्राडा फ्रॉम हिज फर्स्ट ओलंपिया, जहां पर इनका वेट था 255 पाउंड्स, और राइट में 25 वीक्स आउट, यानी कि अभी बिल्कुल 292 पाउंड्स, यानी कि 255 पाउंड और 292 पाउंड में आप देख लो कितना, आई थिंक 35-37 पाउंड्स का डिफरेंस हो गया, यानी कि आपका 17-18 किलो। और दोनों वीडियोस में आप कंपेयर करोगे तो डेंसिटी वाइज, विथ वाइज, मसल मेच्योरिटी वाइज हंटर की इंप्रूवमेंट्स आप देख सकते हो ओवर द ईयर्स कितनी ज़्यादा हो गई है। अब ये एक इन्होंने इसलिए पोस्ट करा है बिकॉज हंटर ना, आई डोंट नो व्हाई, बट एक वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बॉडी बिल्डर है ओपन डिवीजन के। लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं इनको। अब ऐसा नहीं है इनका कोई भी पोज वीक होगा, इस नहीं, इनके सारे मसल्स अच्छे डेवलप्ड हैं, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, आप भी मानते होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कमी ऐसे हंटर में नहीं है। उसके बाद भी एक वाव फैक्टर होता है ना, जो वाव फैक्टर हार्डी लेकर आते हैं, डायरेक्ट लेके आते हैं, सैमसन, निक लेके आते हैं, एक अलग एक्स फैक्टर, वो हंटर की फिजिक में नहीं है। और आई थिंक इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ओवरलुक ये हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ये होते हैं। अब देख लो आप दोनों वीडियोस में, आपको खुद पता लगेगा डिफरेंस कि कितनी इंप्रूवमेंट्स ये कर रहे हैं, जबकि इनकी इंप्रूवमेंट्स लोगों को इतनी दिखती नहीं है। लोग कहते हैं ये सेम ही आ जाते हैं उठ के। बस वही है एक वाव फैक्टर, एक एक्स फैक्टर, जैसे एंड्रू के पास है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह से आप ओवरलुक होते रहोगे। हंटर की इंप्रूवमेंट्स, हंटर का हार्ड वर्क बोल रहा है खुद से, दोनों वीडियोस में देखने के बाद ये क्लियर है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इनको करना पड़ता है। बट लोग तो ये भी बोलते हैं कि हंटर की जो 4th प्लेस आई थी मिस्टर ओलंपिया में, वो इनकी सबसे अच्छी प्लेसिंग थी और अभी उसे रिपीट नहीं कर सकते, जबकि हंटर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सच है? क्योंकि देखो लास्ट ईयर हंटर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव थे, और कंसीडरिंग लास्ट ईयर जिस तरह का लाइनअप था, कई सारे एथलीट्स नहीं थे, बिग रैमी नहीं थे, निक वॉकर नहीं थे, उसके बाद भी हंटर 5th प्लेस पर, 4th प्लेस पर नहीं आ पाए, टॉप 6 ही क्रैक कर पाए। तो क्या आपको लगता है ये सच है? बिकॉज अब जब ये वापस होंगे ये लोग, तब तो चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाएंगी। बाकी एंड्रू भी अब ऊपर जाना चाहेंगे। तो यस, चीज़ें कंसर्न करने वाली तो बहुत हैं, बिकॉज इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी अगर आप टॉप 6 के अंदर और ऊपर प्लेस नहीं हो पाए, जब दूसरा एथलीट्स नहीं है, तो हु इज टू से कि जब ये लोग होंगे तो आप कर पाओगे। बाकी हंटर इस टाइम अपने हैवीएस्ट वेट पर हैं, 292 पाउंड्स पर, और इस बार बहुत ईजिली मैनेज कर रहे हैं। इनका शेप बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं लग रहा, बहुत अच्छे से अपने शेप को, अपने साइज़ को, अपने मसल्स को ये बिल्कुल रिस्पेक्टेबल वे में हैंडल कर रहे हैं, और वो चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी जाएगी। बाकी देखते हैं कैसा जाता है मिस्टर ओलंपिया और कहाँ पर ये कम्पीट करते हैं, बिकॉज क्वालिफाई तो इनको करना ही पड़ेगा। और उसके लिए टैम्पा प्रो, टेक्सास प्रो, आई थिंक जो लास्ट ईयर इन्होंने चूज़ करे थे वही शोज़ अवेलेबल हैं टैम्पा में। आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने शिकागो प्रो चूज़ करा था, राइट? हाँ, शिकागो प्रो में कम्पीट कर सकते हैं, वहाँ जीत सकते हैं, बिकॉज अभी तक वहाँ किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर का नाम नहीं आया उठ के, तो ये हो सकते हैं वो जीत जाएं। बाकी टेक्सास प्रो में अगर जाते हैं तो मैन एंड्रू से मुकाबला मुझे नहीं लगता उनको हराना इनके लिए, स्पेशली जब एंड्रू एक ऑफ सीज़न के बाद आएँ, इतना इजी होगा। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है इनको किस शो में उतरना चाहिए। एनीवेज अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है स्टेफन मटाला की। स्टेफन मटाला, यस गाइज, इंस्टाग्राम हाइप, जो कि इस वक्त है कुछ वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो से। लेकिन अगर इनकी बात करूँ गाइज, तो लास्ट 3 हफ्तों में इन्होंने 8 किलो वेट लूज़ करा है, 3 हफ्तों में वेट कैप हिट करने के लिए। और ये किसके साथ लूज़ करा है?
इन्होंने ज्वाइन करी है फोर्सेस विद पिटौर। यस, पिटौर की गाइडेंस इन्होंने ज्वाइन कर ली है, पिटौर के अंदर ये कोचिंग कर रहे हैं। अब पिटौर की कोचिंग आप जानते हो कितनी स्ट्रांग चल रही है, इस वक्त एक हाइप बनाते जा रहे हैं अपने लिए, वो भी इतने अच्छे कोच बनकर सामने आ रहे हैं। अब उनके अगर एथलीट्स की बात करूँ तो उनके एथलीट्स कौन कौन हैं? लेस्लो किराली, क्योन पियर्सन, माइकल डबूल। माइकल डबूल ने अभी अभी उनके साथ काम करने पे पॉज लगाया है। उन्होंने आई थिंक अपने कोच बिल्कुल चेंज नहीं करे, उनके साथ ही काम करेंगे वो, बस एक पॉज लगा लिया है कि अब मैं थोड़े टाइम तक अपने आप खुद को खुद ट्रेन करना चाहूँगा, तो वही है। लेकिन देख लो आप कितने ज़बरदस्त एथलीट ये पिटौर के पास हैं, हमेशा से कंडीशन इनको ला रहे हैं, हर एक शो में बहुत अच्छी पीक पर लेकर आते हैं, क्रेडिट लेकर आते हैं। और वही चीज़ स्टेफन मटाला के पास हमें लैकिंग लगी लास्ट दोनों शोज़ में। ठीक है, वो एक्स फैक्टर नहीं था साइज़ की वजह से, फुलनेस की वजह से, बट उसके बाद भी आपकी कंडीशनिंग अगर लैक कर रही है, अगर आप उतने क्रेडिट नहीं लग रहा है अपना साइज़ लूज़ करने के बाद भी, तो मैन कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, राइट? कंडीशन उस तरह से नहीं हो रही, पीक आप उस तरह से हिट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब पिटौर की गाइडेंस में इस चीज़ पर वी कैन नॉट क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन और पीक पर तो स्टेफन मटाला आएंगे ही। उसके बाद एक्सट्रीमली डिफरेंट होगा इनका पैकेज, और हमें तब एक्सट्रीमली पता लग पाएगा कि भाई क्या बात है, ये क्या चीज़ है। मतलब आप साइज़ तो लूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी आपका एक्स फैक्टर आ पा रहा है, आप कंडीशन पीक आने पर भी क्या इस तरह से दिख पा रहे हो, तो ये चीज़ देखने में बहुत ही मज़ेदार रहेगी। अब तो हमें बस वेट करना है कुछ और वीक्स का इनके नेक्स्ट वर्जन को स्टेज पर देखने के लिए। बट क्या आपको लगता है गाइस कभी भी ये क्लासिक फिजिक डिवीजन में एक टॉप के एथलीट्स बन सकते हैं? टॉप के मतलब टॉप 8 टॉप 6 के, क्या आपको लगता है अभी के लाइनअप को देखकर? वेल गाइस, बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि जितने भी अभी टॉप पे बैठे हैं ना, सब ने अपनी जगह सीमेंट कर दी है। अगर वो गिरेंगे भी तो 1-2 प्लेसिंग गिरेंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो लिस्ट में शामिल होने के लिए बैठे हैं। तो मुझे तो अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें जिसको देखकर मज़ा आ जाए, लोग इनकी बातें फिर से करने लगें, वो हाइप दोबारा से रीगनाइट हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर शायद बैठकर इसी तरह से आप और हम बात कर रहे होंगे इनके बारे में, और बोलेंगे यस ये प्रेडिक्शन का पार्ट है और टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं। बाकी आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। और चैनल को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के पास यही है कि आप वीडियो को लाइक करते चलो। जितने लाइक्स करोगे ना, वीडियो उतने लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोगों तक पहुंचेगा मतलब उतने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और आप लोगों में से बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और कमेंट में मैन जिस तरह का आप लोग डिस्कशन करते हो, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मुझे बहुत मज़ा आता है समझ के कि हाँ कितने अच्छे से आप लोग बातें कर रहे हो, कितनी नॉलेजेबल बातें आप लोग कर रहे हो। वो नाइक और एडिडास वाला कमेंट तो मैन बहुत ही फायर था, जिसने भी करा था कि निक को नाइक लिख दिया था। भाई वो निक नाम है उनका, नाइक नाम नहीं है। और दूसरा फिर उस पर लोग बोल रहे हैं एडिडास को जीतना चाहिए, बाटा को जीतना चाहिए। तो बहुत ही फन कॉन्वर्जेशन, लाइट कॉन्वर्जेशन हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है कमेंट सेक्शन को देख के। बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनती जा रही है, तो इसे और प्रमोट करो ताकि ऐसे ही लोग और जुड़ें। बाकी आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।